है 15 दिसंबर, दिन गुरुवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश इंडिया 360 डिग्री का। मैं हूं स्वाति रायना। हो जाइए तैयार खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक पर रील बनाना पड़ा भारी। रील के चक्कर में गई 3 लोगों की जान। इंडिया 360 डिग्री में विश्लेषण करेंगे आखिर क्यों रील का नशा अब बनता जा रहा सजा और कैसे आप रील को रियल लाइफ में दखल देने से रोक सकते हैं। भगोड़े नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता साफ। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ अर्जी की खारिज। तवांग में तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन। ईस्टर्न सेक्टर में युद्धाभ्यास, सुखोई से लेकर राफेल तक दिखा रहे दम। डिस्काउंट पर ओएफएस से आईआरसीटीसी 6% लुढ़क कर वायदा का टॉप लूजर। ओएफएस पहले दिन 3 गुना भरा। रिटेल के लिए कल खुलेगा इश्यू। और तेज गिरावट के 7 दिन के निचले स्तरों पर लुढ़का बाजार। निफ्टी करीब 250 अंक फिसलकर 18,500 के नीचे हुआ बंद। आईटी, मेटल और एफएमसीजी शेयरों से सबसे ज्यादा दबाव। दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को वापस लाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। आज ब्रिटेन में प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी आखिरी अपील खारिज हो गई। इसी के साथ नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक में फ्रॉड की खबरें सामने आने के बाद नीरव मोदी भारत से भाग गया था। नीरव मोदी इस समय लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में है। इस अपील के खारिज होने के साथ ही अब उसके पास प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन में कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 33 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अजीबोगरीब बयान देकर सबको चौंका दिया। विधानसभा के बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। बिहार में जहरीली शराब से मौत कोई नई बात नहीं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि देश भर में लोग जहरीली शराब से मरते हैं। विपक्ष शराब के मुद्दे पर केवल राजनीति कर रहा है। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से मौत का मुद्दा लोकसभा में भी गूंजा। बीजेपी के सांसदों ने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार सरकार सामूहिक हत्याएं करा रही है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन वो शराब बेचने वाले लोगों को टिकट दे देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मौतों की जिम्मेदार नीतीश सरकार ही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ लोग मर रहे हैं तो दूसरी ओर नीतीश कुमार विधानसभा में आपा खो रहे हैं। बिहार शराब कांड को लेकर राज्यसभा में भी बीजेपी सांसदों ने हंगामा किया। हंगामे के चलते कार्यवाही को 3 बार स्थगित करना पड़ा। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली के जंगलों से मिली हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच कर गया है। ये हड्डियां महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से मिली। ये हड्डियां आफ्ताब की निशानदेही पर बरामद हुई थी। पुलिस के मुताबिक 28 साल के आफ्ताब ने 18 मई को 27 साल की श्रद्धा का मर्डर कर दिया। दोनों लिव इन में रहते थे। आफ्ताब ने श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में बांटा। इन्हें रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज भी खरीदा। वो 18 दिन तक रोज रात 2 बजे जंगल में शव के टुकड़े फेंकने जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड के एक दोषी फारूक को जमानत दे दी है। सजा के खिलाफ अपील 2018 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। सीजेआई का कहना था कि वो 17 साल की सजा काट चुका है और उसकी भूमिका ट्रेन में पथराव करने की थी। जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये सबसे जघन्य अपराध में से एक था। लोगों को बोगी में बंद करके जिंदा जलाया गया था। सामान्य परिस्थितियों में पत्थरबाजी कम गंभीर अपराध हो सकता है, लेकिन ये अलग है। सुप्रीम कोर्ट के साथ जुबानी जंग के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया कि जजों की नियुक्ति में सरकार की बहुत सीमित भूमिका है। रिजिजू ने प्रश्नकाल में लंबित केसों पर संसद में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये चिंताजनक बात है कि देश भर में 5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित हैं।
जिसका मुख्य कारण जजों की नियुक्ति है। रिजिजू ने कहा, सरकार लंबित केसों को कम करने के लिए कई कदम उठाएं, लेकिन जजों की नियुक्ति में सरकार की बहुत सीमित भूमिका है। कोलिजियम नामों का चयन करता है। इसके अलावा सरकार का जजों की नियुक्ति में कोई अधिकार नहीं है। इस बीच फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल विमानों में से अंतिम विमान भी आज भारत की जमीन पर उतर गया। इसके साथ ही डील पूरी हो गई है। वायुसेना ने आज ट्वीट कर ये जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया कि फीट ड्रॉय पैक पूरा। देश की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर माने जा रहे राफेल विमानों की सबसे पहली खेप में 5 विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर जुलाई 2020 में उतरे थे। भारत को अंतिम 4 लड़ाकू विमानों में से 3 इसी साल फरवरी में मिले। ये लड़ाकू विमान पूरी तरह से भारत की खास रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर सुसज्जित किए गए हैं। यूपी के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। एमपी एमएलए कोर्ट ने 1996 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दोषी माना। मुख्तार और उसके साथियों ने 3 अगस्त 1991 में बनारस में पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी थी। इसके बाद इसी मामले की जांच के दौरान 1996 में गाजीपुर की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। और अब देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। इन दिनों इंस्टाग्राम रील बनाने का शौक काफी ज्यादा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और इस चक्कर में वो अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे। रियल लाइफ में फेमस होने के लिए कई लोग रियल लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसा ही एक वाकया सामने आया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जहां एक युवती और उसके 2 दोस्तों की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वो रील बनाने में व्यस्त थे। दरअसल ये तीनों रेलवे ट्रैक पर रील बना रहे थे। तीनों रील बनाने में इतना ज्यादा व्यस्त हुए कि उन्हें पीछे से आ रही ट्रेन का पता भी नहीं चला और तीनों इस ट्रेन की चपेट में आ गए। रियल लाइफ कैसे आपकी रियल लाइफ में दखल देती है और कई तरह की परेशानियां खड़ी करती हैं, इसका ये महज एक उदाहरण भर है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में 21 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया एडिक्शन से जूझ रहे हैं। महज 15 से 59 सेकंड के वीडियो देखने में बच्चे, युवा और वयस्क इतना व्यस्त हो जा रहे हैं कि अब उसका असर इनकी जिंदगी पर पड़ना शुरू हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनी वीवो ने साइबर मीडिया रिसर्च के साथ मिलकर भारत में एक स्टडी की है। ये स्टडी शादीशुदा जोड़ों पर स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से पड़ने वाले प्रभावों को लेकर है। स्टडी में बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जिसके मुताबिक 88% शादीशुदा लोगों को लगता है कि स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल उनके रिश्तों पर असर डाल रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग 24 घंटे का करीब 20% समय स्मार्टफोन को देते हैं। तो वहीं बच्चे भी इस सोशल मीडिया और फोन एडिक्शन से अछूते नहीं हैं। कनाडा में हुई एक रिसर्च के मुताबिक अगर आपका छोटा बच्चा 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखता है तो ये चिंताजनक बात है। बच्चे में ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। इस रिसर्च के मुताबिक बच्चे जितना वक्त स्क्रीन पर बिता रहे हैं उतना ही दूर हो रहे हैं हेल्दी एक्टिविटी से। बच्चों में सोशल मीडिया एडिक्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया पेजेस पर फर्जी एज दिखाकर अकाउंट खोलते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर रील और रियल लाइफ के बीच संतुलन कैसे बिठाएं? कैसे हम इस सोशल मीडिया एडिक्शन को कम कर सकते हैं? बच्चों में और खुद में रील के एडिक्शन को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? इस पर चर्चा करना बेहद ही जरूरी है और हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है सोशल मीडिया एक्सपर्ट अमित दुबे और माइंड टेम्पल की साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर अंजलि छाबड़िया। अमित और अंजलि, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं। जो एक आजकल के टाइम में फेमस होने की जो एक तरीके से मैं सनक वर्ड का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि Tier 1, Tier 2 सिटीज में भी लोगों के हाथ में स्मार्टफोन अब आ गए हैं और इसके चलते वो सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस दर्ज कराना चाहते हैं। अमित, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये तो एक इंसिडेंट है जिसको लेते हुए हमने ये पूरी चर्चा की शुरुआत की है कि कैसे ऐसे सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से लोगों की जान तक खतरे में आ रही है।
मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो पूरा इस वक्त सोशल मीडिया एडिक्शन का जो ये एक पूरा एक पिटारा सा खुला हुआ है, ये बड़ी खतरे की घंटी है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत बड़े खतरे की ओर हमें ले जा रहा है एक्चुअली, क्योंकि जो एडिक्शन है इससे पूरी की पूरी जनरेशन बिल्कुल उसी तरह इफ़ेक्ट हो जाएगी जैसे किसी ड्रग के कारण लोगों का मानसिक विकास रुकता है या उनका फ़ोकस बदल जाता है और वो एक मोबाइल के से कंट्रोल होने लगेंगे। आप देखिए कि जो अचीवमेंट्स हैं उनके वो इफ़ेक्ट करेंगे, उनकी ज़िंदगी की हर एस्पिरेशंस सफ़र करेगी, क्योंकि वो इतना हुक हो चुके हैं, उनका अधिकतर टाइम उसमें वेस्ट हो रहा है और ये वो टाइम है जब उनको अपने आप को डेवलप करना है, उनको अपने आप को नई चीज़ें सिखाना है और उनको फ़िटनेस भी अपनी मेंटेन करनी है, जो हर चीज़ उनकी इम्पैक्ट कर रही है। बहुत सारे बच्चे ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस हद तक ट्राई करते हैं अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कि जैसे आपने देखा कि जान चली जाती है। तो ये हर तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है और इसमें हर एज ग्रुप के लोग शामिल हैं। इम्पैक्ट टीनेज को इसलिए ज़्यादा कर रहा है क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक ड्रग की तरह एडिक्शन, वो जो आपने अभी एवरेज आंकड़ा दिया कि 20% लोग बिता रहे हैं, मेरे ख्याल से 8 से 10 घंटे 40% तक का समय हो सकता है जो वो ये सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, ये हद तक आंकड़ा है। और आज की डेट में जब मैं बच्चों से बात करता हूँ या टीनेज बच्चों से, तो अक्सर जो उनका जो एस्पिरेशन है वो दिखता है कि मुझे यूट्यूब सेलिब्रिटी बनना है या मुझे इंस्टा रील बनानी है, ये उनकी हर दूसरे तीसरे बच्चे की एस्पिरेशन है। ये बता रहा है अपने आप में कि कितना इम्पैक्ट कर रहा है उनकी लाइफ को, जबकि ये बड़ी तात्कालिक होती है, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट भी मैं नहीं कहूँगा और बहुत ज़्यादा इससे उनकी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उनके फॉलोवर यदि कम हो जाते हैं, उनको कमेंट्स कुछ आ जाता है या उनको लाइक मिल जाते हैं, उनको किक भी मिल रहा है उससे और वो उस चीज़ को लेकर फिर और प्रयास करते हैं कि अब मैं दीवार से कूद के वीडियो बनाऊँगा, ट्रेन के आगे भाग के वीडियो बनाऊँगा और बड़े ही ऐसे खतरनाक तरह के वीडियो बना रहे हैं। आग लगाने वाले वीडियो मैंने देखा था एक बच्चे का कि वो अपने कपड़े पे कुछ फेंक के, तो इस तरह से लोग जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं। एक हादसा जो अभी हमने उठाया है, पर इससे पहले भी हमने लगातार देखा है कि बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं और ये सारी बातें बता रही हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स का यूज किया अमित यहाँ पर। किक मिलना, मतलब कोई चीज जो हमें हमारे कहते हैं ना एड्रेनलिन को हाई करने का काम करती है। तो हमने कोई वीडियो डाला 20-25 सेकंड का और लोगों को धड़ाधड़ लाइक मिलने शुरू हो गए और आपको इससे किक मिला कि मैं तो फेमस हो रहा हूँ या फेमस हो रही हूँ। इसका कोई क्राइटेरिया है ही नहीं एक्चुअली सोशल मीडिया पर डॉक्टर अंजलि, कि अगर एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बहुत सारे लाइक्स गैदर कर सकता है तो एक छोटे शहर में रह रही एक लड़की या लड़का भी कोई कुछ भी स्टंट करके बहुत सारे लाइक्स गैदर कर सकते हैं। ये एक सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी खूबी भी है और एक बहुत बड़ा उसका एक श्राप भी है, हम जिसको ढंग से कह सकते हैं। मतलब ये आजकल की जो जनरेशन है, मोस्टली जो हम एक एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, क्या वो फोमो का शिकार है? मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि अगर हम ये नहीं करेंगे, इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो शायद हम पीछे रह जाएं। एक टाइम पे जब जो ड्रग्स जैसे बताया अमित ने कि ड्रग्स एडिक्शन हुआ करता था, पीयर प्रेशर में आकर हम ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर देते थे। ये एक तरीके से ऐसा ही एडिक्शन है जो आप पीयर प्रेशर में भी, फियर ऑफ मिसिंग आउट के इसमें भी आप इस एडिक्शन के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और अमित जी ने भी सही कहा है कि देखिए ये मतलब ये हमारे जनरेशन का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और इसमें क्या होता है कि अगर समझो आप पेरेंट हैं और आपकी मतलब बच्चे की क्लास में अगर 8 लोगों को मोबाइल है और आप वो एक पेरेंट है जो अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहते हैं, तो वो बच्चे को इतनी दिक्कत होती है, वो हमारे पास आते हैं, वो अपने मतलब रिश्तेदारों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स बहुत मतलब मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं और मैं पढ़ाई कैसे करूँगा, मैं ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा। और एक बार वो ये चीज़ में चले जाते हैं, तो उसके शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ़ पढ़ाई के लिए या सिर्फ़ नोट्स के लिए तो कोई मोबाइल फ़ोन नहीं इस्तेमाल करता है। इनफैक्ट पेरेंट्स को भी ये बहुत ही प्रॉब्लम है कि हम ये बच्चों के ऊपर कंट्रोल कैसे करें। और ये जो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट है कि मेरे सब फ्रेंड्स कर रहे हैं और मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है। आप कोई भी सोशल मीडिया के मतलब इस पे चले जाएँ, साइट पे चले जाएँ, आप जब स्कूल जाते हैं तो सब मतलब बच्चे वही डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चीज़ में एक देखा-देखी ये प्रॉब्लम हो जाती है।
दूसरी आपने बोली ये जो जनरेशन की प्रॉब्लम है, ये है कि वो अपने आप को एक आइडेंटिटी से जानना चाहते हैं और आइडेंटिटी बनाने में बहुत समय लगता है। ओके, कभी-कभी मतलब 20-30 साल लग जाते हैं। मगर बच्चों को समझो देखा-देखी एक ऐसे वो पता चलता है कि अरे वो बच्चे को इतने फॉलोअर्स मिल गए, चलो मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मुझे भी कुछ बनना है। तो जो एवरेज इंडियन बच्चे का एस्पिरेशन वैल्यू बहुत हाई हो चुका है, मगर और उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक तरीका है कि हम फट से सक्सेसफुल हो जाएँ। इसमें प्रॉब्लम बहुत होती है और इसका सॉल्यूशन मतलब ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रही है और प्लस कोविड की वजह तो मतलब और भी लोग एडिक्ट हो गए थे सोशल मीडिया के। तो दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम जो सही हमें बोला साथ में कि आके उसको दो सॉल्व ढाई करना है। साल जो लोगों ने घर में बिताए हैं, सहारा तो मोबाइल फोन का ही होता था। और कई लोग जो जानते भी नहीं थे शायद इंस्टा के बारे में, या बहुत बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने उसको पहचानना शुरू किया और ये जानना शुरू किया हम घर बैठे बैठे भी फेमस हो सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग एक्चुअली फेमस हुए हैं, बहुत सारे लोगों को उभरते हमने देखा है। लेकिन ये होड़ सी बन गई है कि हमें फेमस होना है, जैसा अमित भी बता रहे थे, यूट्यूब सेलिब्रिटी बनने की होड़। अमित, मुझे एक बात बताइए, कई लोग कमाई करते हैं सोशल मीडिया से, इसका एक रेवेन्यू मॉडल मैं आपसे समझना चाहती हूँ। चलिए, यूट्यूब में क्या एक रेवेन्यू मॉडल कैसे काम करता है कि आपको कितने लाइक्स पर या कितने वीडियोस में आपको रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिलता है? क्या यही जो रेवेन्यू मॉडल है वो इंस्टा पे, या जो लोग रील बनाते हैं, जो मतलब अपना सारा समय रील बनाने पर ही और अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं, वो भी पूरा टाइम लगे रहते हैं, तो क्या उस पे भी यही रेवेन्यू मॉडल क्या लागू करता है कि आपके इतने पर्टिकुलर फॉलोअर्स हुए, आप या आपके पर्टिकुलर वीडियो को इतने लोगों ने लाइक किया, तब जाके आप मोनेटाइज होता है? ये काम कैसे करता है, ये समझना बेहद जरूरी है। डेफिनेटली ये अब हर जो प्लेटफॉर्म है सबने अपने आप को मोनेटाइज करना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ यूट्यूब से अर्निंग होती थी, अभी इंस्टा रील है या जो फेसबुक वीडियोस हैं, हर चीज को आप लिंक कर सकते हो मोनेटाइजेशन के लिए। उसमें एडवर्टीजमेंट पुश कर सकते हो आप, उसमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी अर्निंग होती है। और आप स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी बनाते हैं, कई सारी रील्स ऐसे होती हैं जो स्पॉन्सर्ड होती हैं, तो वो भी प्रमोट करते हैं। जैसे फिल्म रिलीज हो रही हो तो उससे रिलेटेड उसके रिव्यूज हैं, या उससे रिलेटेड कुछ मीम्स बना लिया आपने, एक्ट कर लिया। प्रोडक्ट भी कई सारे बेचे जाते हैं। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है मेरे पास, जो यूनिसेफ से एक कॉल आई, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई लड़कियां हैं जो टीनेज हैं, 13 टू 16 ईयर्स की लड़कियां हैं, और वो इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रही हैं, और वो बड़े ऑब्सीन वीडियो बना रही हैं, मतलब बड़े सेंसुअस से और वल्गर से वीडियो। तो उन्होंने उनके माँ बाप से बात की कि ऐसा क्यों है। उनके माँ बाप को भी नहीं पता था। जब ज्यादा डीप हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पता पड़ा कि इन लड़कियों को कोई फ्री प्रोडक्ट देता है, और वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, और उस प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए ये अपने कपड़े उतारते हैं और वैसे ट्रीटमेंट करके दिखाते हैं। तो बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार, ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किसी को टीनेज बच्ची की क्यों जरूरत है? क्योंकि वो तो किसी भी लेडी से भी करा सकते हैं, वो तो जो सीनियर लेडीज हैं। तो ये इस क्यों बोल रहे हैं? तो उसको जब मैंने और डीप डाइव करना शुरू किया तो पता पड़ा कि इनके सारे वीडियोस इवेंचुअली बहुत सारी वेबसाइट पर डंप होते हैं, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट जहां पर पुश होते हैं, और वहां पर सेंसुअस कंटेंट ये डाला जाता है। तो इस तरीके से एक ल्योर करके किसी बच्चे को फिर उसकी वीडियो बनाना और उस वीडियो को यूज करना कहीं और, ये अपने आप में इतनी बड़ी गुत्थी थी जो भी वर्कआउट हुई। और इट वाज शॉकिंग, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता कि वो जो भी कर रहे हैं वो कितना हद तक इम्पैक्ट करेगा उनकी लाइफ को। जो अभी थोड़ा सा थ्रिल दिखता है वो आगे जाकर उनकी लाइफ पूरी तरीके से हिला सकता है। तो मेरे ख्याल से मैसेज पास करना और सही समय पर एजुकेट करना आज की डेट में बहुत बड़ी जरूरत बन गया है, जो हम शायद नहीं समझ रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि स्थिति वहां तक पहुंच गई है, कई सारे माँ बाप मेरे पास आते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरी बच्ची क्या कर रही है फोन में, ना मुझे वो पासपोर्ट देती है, ना मैं देख सकता हूँ, क्या करूं मैं, और मैं घबराया रहता हूँ कभी कुछ हो जाए। कई सारे बच्चे गायब हो रहे हैं, घर से छोड़ के जा रहे हैं। अभी पिछले एक हफ्ते में मेरे पास करीब 3-4 ऐसे केसेस आए, एंड दिस इज फैक्ट, कि बच्चा भाग गया है। अब उसको ट्रेस कीजिए फोन पर, और मैं ट्रेस कर रहा हूँ हर तरीके से। तो ये जो सिचुएशंस आ गई है, क्यों? क्योंकि बच्चे डिप्रेस्ड हैं, वो लड़ रहे हैं माँ बाप से, प्रेशर में आ गए हैं। ये सारा उसका ही इम्पैक्ट है। सोशल मीडिया एजुकेशन की जरूरत आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम में से हर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट है।
चाहे वो फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा है, हर कोई एक्टिव रहना चाहता है सोशल मीडिया पर, ये तो बात है। पर उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या यही इस्तेमाल उनको नुकसान पहुंचा रहा है? पहले एक टाइम पे तो नेटवर्किंग होती थी, पर इस नेटवर्किंग की वजह से ही इतनी बड़ी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। डॉक्टर अंजलि, ये मुझे समझना है आपसे कि क्या मतलब जैसे किसी भी ड्रग का डिटॉक्स होता है, क्या सोशल मीडिया का भी कोई डिटॉक्स हो सकता है? मतलब क्या एक्चुअली मुमकिन है कि हम अपना फोन वोन सब छोड़ दें और कुछ टाइम व्यतीत करें अपने साथ? क्योंकि स्टडी तो ये भी कहती है, ना सिर्फ बच्चों में, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑल्सो फोन इतना ज्यादा उनके रिश्तों के बीच में हावी हो गया है कि उनके रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, ये भी स्टडी कहती है। तो कैसे डिजिटली डिटॉक्स अपने आप को करने का क्या तरीका है? क्या वाकई इसके लिए एक सेंटर में जाके डिटॉक्स करना पड़ेगा या अपने स्तर पर भी हम कुछ तैयारियां कर सकते हैं? नहीं, देखिए एक तो ये चीज हर फैमिली को, हर घर में एक रोज का डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने बेडरूम में जाके सोते हैं, वैसे हमारे मोबाइल या दूसरे जो भी हमारे डिजिट्स, जो भी हमारे गैजेट्स हैं, उनका भी एक बेडरूम होना चाहिए जहाँ पे वो रेस्ट कर सके। मुझे लगता है कि सिर्फ डॉक्टर्स को अपने मोबाइल फोन्स बाजू में रखने चाहिए और किसी को जरूरत नहीं है। तो ये एक चीज करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि जब आप खाना खाते हैं या जब फैमिली टाइम होता है, उस समय पे एक अगर हम रूल बना दे कि कोई भी गैजेट नहीं चलेगा, चाहे वो टीवी हो या आपका लैपटॉप हो, सब गैजेट्स को बंद करके हमें एक दूसरे की आंखों में देख के बात करना है। और ये चीज अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिक बच्चे भी पेरेंट्स के साथ करना शुरू कर देंगे। थर्ड थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जो फिजिकल एक्टिविटी, फैमिलीज अभी भूल गई है कि साथ में खेलना कैसे है। तो अगर हम दिन में 10-15 मिनट निकाल सकते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं या गेम भी खेल सकते हैं कि चलो डिनर के बाद सब बैठ गए और कोई गेम खेलना शुरू किया, कैरम बोर्ड खेलो, आप ताश खेलिए, जो भी आपको खेलना है, या वॉक पे चले जाइए या फुटबॉल खेलिए। तो इसमें क्या होता है, जो फैमिली बॉन्डिंग टाइम होता है वो काफी तेज हो जाता है। हाँ, अगर बच्चे या कोई भी बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं अपने गैजेट से और बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि कोई युवा है, जब उनसे गैजेट लिया जाता है वो मारामारी पे उतर आते हैं और बहुत अपसेट हो जाते हैं, गाली गलौज, घर से भाग जाना। ये बच्चों को डेफिनेटली डी एडिक्शन की जरूरत है और हमने ऐसे बच्चों को एक्चुअली एक सेंटर में रखा है जहाँ पे उनको विड्रॉल होता है, वो बहुत अपसेट हो जाते हैं, उनको दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है उनको ठंडा करने की, और फिर उन्हें समझाया जाता है कि क्यों ये चीज से उन्हें दूर रखना है। क्योंकि एक्चुअल अगर हम स्टडीज करेंगे, देखेंगे कि हमारे ब्रेन में जो वायरिंग होती है और जो सर्किट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो कोई भी एडिक्शन में होता है, ये एडिक्शन में भी हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत सारे आपने बोला कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स बच्चों में देखने को मिलते हैं। ADHD एक ऐसी परेशानी जिससे बच्चे दो चार होना शुरू हो जाते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स हैं जैसे किसी भी ड्रग में होता है। यस डॉक्टर अंजलि। ADHD, देखिए ADHD इज अ क्लिनिकल प्रॉब्लम जो वैसे ही 10-15% बच्चों में हो सकता है, मगर ये जो हम देखते हैं कि अगर कोई सोशल मीडिया का शिकार हो जाता है, उनका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। दैट इज नॉट ADHD। ADHD इज अ सेपरेट एंटिटी, ओके, मगर अटेंशन स्पैन डेफिनेटली डिस्टर्ब हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि बच्चों में ADHD बढ़ गया है। उसका मतलब सिर्फ सोशल मीडिया एक कारण नहीं है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। I just wanted to correct you here, नहीं तो वो कभी बिल्कुल थैंक यू सो मच डॉक्टर अंजलि। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, इतने सारे टर्म्स इतने लूजली यूज किए जाते हैं आजकल हर प्लेटफॉर्म पर, लोग उसकी बारीक डिफरेंस सोचना और समझना भूल गए हैं। तो इसको क्लियर और क्लैरिफाई करना बेहद जरूरी है, जिसमें आपने हमारी मदद की है अभी। अमित, ये बताइए, देखिए बहुत होते हैं उसके बारे में राइट, मैं आपके पास बिल्कुल मैं डॉक्टर अंजलि आपके पास आऊंगी कि इमोशनली अपने आप को कैसे स्टेबल रख सकते हैं इस पूरे केस में। अमित,
ये जो सोशल मीडिया का ये वर्चुअल जो दुनिया है वो आने वाले टाइम में तो और बढ़ेगी डेफिनेटली, ये कम तो होने वाली है नहीं। जरूरत है इसको रिस्पॉन्सिबली यूज करने की, मतलब ये एक ऐसा वेपन है, इसको अगर आप अच्छे से यूज करेंगे तो आपके लिए अच्छा भी है, और अगर सही ढंग से यूज नहीं किया तो आपके लिए एक बहुत बड़ा श्राप भी साबित हो सकती है। तो सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज किया जा सकता है? देखिए, ये सारी शिकायतें और ये सारी जो दिक्कतें हैं सिर्फ भारत की नहीं है, ये ग्लोबल है, और इसको लेकर हर जगह बहुत सारे प्रयास हुए हैं। कैलिफोर्निया कोर्ट ने भी एक निर्णय भी दिया कि यदि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन बनाता है या सोशल मीडिया पर इस तरह के कंटेंट बनाए जाते हैं जो बच्चों को मिसगाइड करें, तो काफी हैवी पेनल्टी लगाई गई। तो इस तरह के हर जगह प्रयास हो रहे हैं। दूसरा जो मैं बताना चाहता हूँ कि फीचर्स भी ऐड हुए हैं। अभी इंस्टाग्राम ने कुछ पेरेंटल कंट्रोल फीचर डाले हैं जिसके थ्रू आप ये सारी एक्टिविटीज रेगुलेट कर सकते हैं अपने बच्चों की, कि वो कितनी देर क्या प्लेटफॉर्म यूज करें, और उसको उसको कई सारी चीजें ब्लॉक कर सकते हैं, आप एज ग्रुप सेट कर सकते हैं कंटेंट की, बहुत सारी चीजें हैं। और आप अलर्ट भी ले सकते हैं कि यदि वो उसको बाईपास करता है या कुछ ऐसी चीज सर्च करता है या किसी ऐसे प्रोफाइल को देखता है तो आपको एक अलर्ट आएगा। तो इस तरह के जो फीचर है इसीलिए डाले गए क्योंकि हर जगह से शिकायतें आ रही थी, खासतौर से इंस्टाग्राम में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो टीनेज बच्चे हैं उसमें इंस्टाग्राम रील को लेकर काफी ज्यादा क्रेज है और अधिकतर बच्चे वहां पाए जाते हैं। फेसबुक उतना ज्यादा नहीं वो लोग यूज कर रहे हैं, पर फेसबुक में भी काफी सारे फीचर्स, फेसबुक में बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स हैं जहां पर जाकर आप रेगुलेट कर सकते हैं उसका एक्सेस। और भी जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, वहां पर भी एज ग्रुप सेट कर सकते हैं आप। आपने देखा होगा यूट्यूब बच्चों के लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म है। तो ये सारी चीजें वर्ल्ड वाइड प्रयास हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, और वो जब मोबाइल किसी बच्चे के हाथ में देते हैं तो वो बिल्कुल पूरे भरोसे और अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट में दे देते हैं, और बच्चा फिर हर चीज एक्सेस करता है, हर चीज देखता है। बच्चे कई बार क्रिमिनल एक्टिविटीज भी सीख रहे हैं और उस हद तक उसको यूज भी कर रहे हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने किडनैपिंग तक कर ली। तो ये सब चीजें जो है इस वजह से है क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है। मेरे ख्याल से एक अवेयरनेस पेरेंट्स को भी देने की जरूरत है, और वो भी स्कूल के माध्यम से, कि भाई ये सेटिंग्स कीजिए, ये रेगुलेशन कीजिए, टाइमिंग फिक्स कीजिए, आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा क्या कर रहा है। जब तक वो बालिग नहीं होता, ये सारे कंट्रोल पेरेंट्स को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इतना सिर्फ वीडियो नहीं है, ये पूरी मानसिकता बदल देगा उस बच्चे की। और जब बहुत सही बोला आपने अमित कि आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर अंजलि, आखिरी सवाल आपसे होगा और बहुत ही संक्षिप्त में चाहूंगी मैं आप इस पर अपनी राय दें। आपने मेंटल एक अवेयरनेस और मानसिक इसका भी जिक्र किया, मैं चाहती हूँ अपनी बात पूरी करें, और ये समझना भी जरूरी है कि पेरेंट्स को भी रियलाइज करने की जरूरत है कि बच्चा किसी मानसिक तनाव में तो नहीं, इस वजह से कोई प्रेशर उसका या फिर सोशल मीडिया की वजह से उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो रही है। आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या स्टेप्स लेने चाहिए? बिल्कुल, एक तो है कि अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है कि इसमें बुलिंग भी बहुत ज्यादा होती है, बच्चों को परेशान किया जाता है, बच्चों को ट्रोल किया जाता है। अगर आपका बच्चा बहुत चुप हो जाता है या बहुत अग्रेसिव हो जाता है या फिर आपसे मिलना जुलना बंद कर देता है, अपने आप कमरे में बंद रहता है, उसकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वो रियल एक्टिविटीज में मतलब इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ फुल टाइम मतलब किसी न किसी रीड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले बच्चे को डांटिए मत, उसको पहले समझाने की कोशिश करिए, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। और अगर ये आप अपने आप नहीं कर सकते हैं तो प्लीज किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट का हेल्प कीजिए, जो आपको समझाएंगे कि क्या हो रहा है और बच्चे को धीरे धीरे इसमें से बाहर कैसे निकालना है। क्योंकि कभी कभी देखा देखी बच्चों की जान चली जाती है और बच्चे अपनी भी जान ले लेते हैं, और ये चीजें मतलब हमारे देश में तो काफी हद तक बढ़ रही है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अवेयरनेस करें और बच्चों में भी डिस्कशंस ले आए, क्योंकि जब तक बच्चे इस प्रॉब्लम का पार्ट नहीं हो जाएंगे, इस चीज का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस इन ऑल एज ग्रुप्स। आपने सही बोला, अवेयरनेस क्रिएट करना ऑल एज ग्रुप में। बच्चे इस एज में हैं कि वो थोड़ा जल्दी समझ सकते हैं, लेकिन जो बड़े हैं उनको भी समझना जरूरी है कि आपको अपनी रियल लाइफ, जो आजकल हम इंस्टा रील के तौर पर इसको ज्यादा समझते हैं, रियल लाइफ, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप होना चाहिए। बहुत धन्यवाद करेंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका डॉक्टर अंजलि छाबड़िया और अमित दुबे, बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। आइए अब बढ़ते हैं आगे। दुनिया में
जब मंदी के डर से बड़ी बड़ी टेक कंपनियां छटनी कर रही है, तो वहीं भारत में आईटी कंपनियां नई हायरिंग के लिए तैयार हो रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2023 की पहली तिमाही में भारतीय आईटी कंपनियां नई हायरिंग शुरू करना चाहेंगी। देखिए रिपोर्ट। ट्विटर, गूगल, अमेजॉन हो या मेटा, हर तरफ से छटनी की खबरें आ रही हैं। दुनिया भर में वैश्विक मंदी की आशंका के चलते कंपनियां खुद को रिसेशन प्रूफ बनाने में जुटी हुई हैं और यही वजह है कि कई कंपनियों ने नई हायरिंग फिलहाल रोक दी है। वैश्विक परिवेश में भले ही काफी ज्यादा उथल-पुथल दिख रहा हो, लेकिन भारत में आईटी कंपनियां फिर हायरिंग के लिए तैयार हो रही हैं। स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट फर्म रैंडस्टैंड के सर्वे में ये बात सामने आई है। रैंडस्टैंड ने 600 से ज्यादा टेक कंपनियों का सर्वे किया है। इस सर्वे के मुताबिक 2023 के पहले क्वार्टर में जहां दुनिया भर में हायरिंग पर रोक जारी रहने की आशंका है, तो वहीं भारत में इस दौरान हायरिंग बढ़ने के आसार हैं। सर्वे के मुताबिक इस दौरान भारतीय आईटी कंपनियां हायरिंग बढ़ाएंगी। भारत की मजबूत आर्थिक और राजनीतिक फाउंडेशन की वजह से टेक कंपनियां भारत में हायरिंग पर जोर दे रही हैं। रैंडस्टैंड के मुताबिक 10 में से 7 आईटी कंपनियां नए साल में हायरिंग की तैयारी कर रही हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनियां पुणे, कोलकाता और अन्य शहरों में अपना ऑफिस स्थापित कर रही हैं। इस पॉजिटिव ट्रेंड के साथ वित्त वर्ष 2024 का पहला क्वार्टर भी हायरिंग के मामले में बेहतर रहने की उम्मीद है, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए। बता दें कि कोरोना महामारी के वक्त से ही छटनियों का दौर भी जारी है। स्टाफिंग फर्म टीम लीज की माने तो कोरोना से लेकर अब तक स्टार्टअप वर्ल्ड में ही 23,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। हालांकि रैंडस्टैंड सर्वे की माने तो बेहतर कौशल वाले कर्मचारियों के लिए जॉब की कमी नहीं होगी। तो अगर आप भी जॉब की खोज में जुटे हैं तो नया साल आपके लिए गुड न्यूज लाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तवांग में झड़प के बाद नॉर्थ ईस्ट में वायुसेना का सैन्य अभ्यास जारी है। 2 दिन तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में असम और पश्चिम बंगाल के प्रमुख एयरबेसों पर तैनात फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान हिस्सा लेंगे। अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद ये उस इलाके में पहला बड़ा सैनिक अभ्यास है। हालांकि वायुसेना ने कहा है कि इस अभ्यास की तारीख पहले से ही तय थी और इसका हाल की घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। वहीं तवांग में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ कर भगाया। अब क्या है तवांग के हालात, बता रही हैं हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज का प्रदेश कहा जाता है और भारत की पश्चिमी सीमा की तुलना में यहाँ पर 2 घंटे पहले ही सूरज उग जाता है। लेकिन आजकल ये इलाका चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि चीन लगातार अपनी ओर से साजिशें कर रहा है और अतिक्रमण की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने चीन को खदेड़ भगाया है और तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जहां जहां पर चीन के साथ हमारी सीमा है, वहां वहां पर पेट्रोलिंग और सुरक्षा के मद्देनजर ये क्यों ज्यादा अहम हो जाता है। आपको बताया कि चीन के साथ जितनी भी हमारी सीमाएं लगी हुई हैं, हमें इस बात का एडवांटेज है क्योंकि अधिकतर जगहों पर भारतीय सेना या हमारे जो पोस्ट है वो ऊंचाई पर है। लेकिन चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, चाहे वो गलवान की घटना हो, चाहे तवांग की घटना हो। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से अतिक्रमण करने की कोशिश चीन की ओर से की जा रही है और इसीलिए जब तवांग एरिया में घुसने की कोशिश की गई, साजिश की गई चीन की ओर से, तब भारतीय सेना के कई अलग अलग बटालियन, फिर वो चाहे JNK राइफल्स हो या फिर जाट रेजिमेंट हो, सिख लाइट इन्फेंट्री हो, सब ने मिलकर जो चीनी सेना है, PLA आर्मी पहुंची थी वहां पर, उनको खदेड़ भगाया। और इसके बाद अब अलर्ट मोड पर है भारतीय सेना और इसी के साथ साथ जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर पेट्रोलिंग और तेज कर दी गई है। सेना ने अपनी सुरक्षा और बढ़ा दी है और जहां पर हमारी मौजूदगी है, आपको बता दें कि यहां से थोड़ी ही दूरी पर भारतीय सेना लगातार प्रैक्टिस कर रही है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वेपन फायरिंग यहां पर प्रैक्टिस सुबह से चल रही थी। तो चीन कोशिश करता रहेगा, लेकिन भारतीय सेना ने भी अपनी कमर कस ली है और ये आवाज आप सुन सकते हैं, ये फायरिंग की आवाज है। यहां पर प्रैक्टिस की जा रही है ताकि चीन कोई भी हरकत करे, उसके कोई भी जो मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो पाए। अरुणाचल से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा जोरों पर है। कई लोगों की माने तो आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ही हमारे रोजमर्रा के कई काम निपटाएगी। एक तरफ जहां ये आशंका जताई जा रही है कि AI लोगों की नौकरियां खाएगा,
लेकिन इसका सकारात्मक पहलू ये भी है कि एआई नौकरियां के कई मौके भी तैयार करेगी। देखिए रिपोर्ट और जानिए कैसे एआई बन सकती है एक रिसेशन प्रूफ जॉब। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इस समय हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री की डिमांड है। आसान भाषा में एआई को समझाएं तो ये वो मशीनी ताकत है जो मशीनों से इंसानों वाले काम करवाती है। आपकी सिरी हो, अलेक्सा हो या रोबोज हो, ये इंसानों की तरह बात और काम अपनी इसी मशीनी इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे करते हैं। इतना ही नहीं, जब आप गूगल सर्च करते हैं तो इसी एआई की बदौलत आपको आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर उसी सर्च से रिलेटेड एड्स दिखती हैं। भविष्य में हर बिजनेस की ग्रोथ की मांग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इस स्किल को बनाती है रिसेशन प्रूफ। ग्लोबल स्लोडाउन के दौर में अक्सर ऐसी हेडलाइंस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दौर में लोगों को रिप्लेस कर सकती है, उनकी नौकरियां ले सकती है, अक्सर कईयों को स्ट्रेस में डाल देती है। लेकिन बड़े बड़े दिग्गजों की माने, प्लेटफॉर्म्स की माने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में जॉब्स क्रिएट करेगा। इसीलिए यह है एक रिसेशन प्रूफ स्किल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेटा की माने तो साल 2025 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 9 करोड़ 70 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा, तो दूसरी ओर 8.5 करोड़ नौकरियां ले भी लेगा। इस हिसाब से साल 2025 तक करीब 1.25 करोड़ नई नौकरियां एआई की बदौलत पैदा होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर बिजनेस की ऑपरेशनल लागत घटाकर रेवेन्यू जनरेशन में मददगार साबित होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स सब आता है। आलम ऐसा है कि आज के दौर में इस स्किल के स्पेशलिस्ट की मांग ज्यादा है, लेकिन मार्केट में टैलेंट कम है। इस हिसाब से जो है टेक्नोलॉजी से बैंक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यदि हम कस्टमर्स की सोर्सिंग की बात करते हैं, कस्टमर्स की सर्विसिंग की बात करते हैं, तो हर जगह जो है टेक्नोलॉजी से कॉस्ट कम हो रही है, डिलीवरी बेहतर हो रही है। यदि हम अपने बैंक ऑफ बड़ौदा को देखें तो पिछले 3 वर्ष में हमारा जो कारोबार है 30 से 40% बढ़ा होगा, परंतु हमारी शाखाओं की संख्या वो 15% कम हो गई है। ये इसी कारण संभव हो पाया है क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण हम जो है अधिक से अधिक कस्टमर्स को सर्विस कर पा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में आप मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, बिग डेटा आर्किटेक्ट, रिसर्च साइंटिस्ट जैसी नौकरियां ढूंढ सकते हैं। इस फील्ड में काम करने के लिए मैथ्स के साथ साथ पाइथन, C++, जावा जैसी कंप्यूटर लैंग्वेजेस आना भी जरूरी है। अगर ये स्किल है आपके पास तो आपके सैलरी का पैकेज हो सकता है लाखों करोड़ों में। एआई अब हर फील्ड में, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट हो, चाहे वो टेक्निकल फील्ड ही क्यों ना हो, और ये कभी भी आउट ऑफ बिजनेस नहीं हो सकता, बिकॉज रिसेशन में भी लोग मशीन्स डेवलप कर रहे हैं और इंस्टॉल कर रहे हैं जो ह्यूमन जैसा काम कर सके। ग्लोबल स्लोडाउन हो या रिसेशन, बदलते समय के साथ बदलना ही सही बात है, और भविष्य में एआई की ऐसी मांग है कि आपकी नौकरी रहेगी रिसेशन प्रूफ। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। एक सरकारी बैंक में काम करने वाले सफाई कर्मियों ने बैंक के ही एक खाता धारक के अकाउंट से 1 करोड़ से भी ज्यादा की रकम उड़ा दी। कैसे केवाईसी के नाम पर इस फ्रॉड को अंजाम दिया गया, देखिए पूरी रिपोर्ट। यह है मुंबई के गोरेगांव में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच। इस बैंक के सफाई कर्मचारियों ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल पिछले साल इस बैंक में काम करने वाले सफाई कर्मी, जो सीधे तौर पर इस बैंक के कर्मचारी नहीं थे, उन्होंने एक फ्रॉड को अंजाम दिया। इन लोगों ने कोलकाता ब्रांच के एक खाता धारक के सेविंग अकाउंट को केवाईसी अपडेट करने के बहाने वापस शुरू कराया। इसके साथ ही नेट बैंकिंग और मोबाइल नंबर को भी अपडेट करा लिया। मजे की बात यह है कि ये एक डॉर्मेंट अकाउंट था, यानी कि इस पर कोई लेन देन नहीं हो रहा था। इस अकाउंट का जो डॉक्टर खाता धारक था, उसकी मौत 2014 में हो चुकी थी, यानी कि खाते का असली मालिक था ही नहीं, और बैंक अकाउंट को एक्टिव करा लिया गया। बैंक के सफाई कर्मियों ने बड़ी सफाई से इस काम को अंजाम दिया, लेकिन बैंक के फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल ने इनकी ये कारस्तानी पकड़ ली और इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। पुलिस हरकत में आई और उसने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जवाहर नगर ब्रांच में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे
बीवीजी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लड़के काम कर रहे थे उनके थ्रू अकाउंट में केवाईसी अपडेट कर दिया जून 21 में। केवाईसी अपडेट करने में उन्होंने मोबाइल अपडेट कर दिया उनका खुद का, आधार कार्ड अपडेट कर दिया और फिर उसमें ऑनलाइन नेट बैंकिंग चालू करवाया। नेट बैंकिंग चालू होने के बाद उन्होंने वो अकाउंट से अलग अलग 11 अकाउंट में नेट बैंकिंग के थ्रू 1,29,00,000 ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ से फिर आगे वो 11 अकाउंट से 3 अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये उनका मोडस था वहाँ पे। पुलिस ने बताया कि मृतक के खाते में केवाईसी अपडेट के बाद उस खाते से 91 लाख रुपए निकाले गए। इन पैसों को 11 अलग अलग खातों में जमा कराया गया। इसके साथ ही 38 लाख रुपए भी बैंक के ऐप्स का इस्तेमाल कर दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। बैंक से निकाले हुए पैसों को फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि ये सारा पैसा इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के जरिए ओवरड्राफ्ट खाते से निकाले गए। बता दें कि खाता धारक मृतक डॉक्टर के बैंक अकाउंट की जानकारी आरोपी सफाईकर्मी परवेज खान को बैंक डाटा के जरिए मिली थी। इसके बाद उसने चुपचाप बैंक से डॉक्टर के सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा करा लिए, जिसके बाद उसने दूसरे बैंक कर्मियों के कंप्यूटर सिस्टम के जरिए इस अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की और 1 करोड़ से भी ज्यादा की रकम खाते से निकाल ली। लेकिन अच्छी बात यह है कि आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये घटना एक बार फिर से बैंकिंग सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। एक सफाई कर्मचारी कैसे बैंकिंग सिस्टम को धता बता करके 1 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ये घटना आम लोगों के लिए भी सबक हो सकती है, क्योंकि अगर आप लापरवाही से अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं तो वो हो सकता है किसी अपराध को अंजाम देने के लिए काम में आए। कैमरामैन रवि के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामलों को लेकर लैंसेट की आज आई रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज भारत में हैं, यानी इसके कुल मामलों में से 21% मामले भारत में हैं। इससे बड़ी चिंता यह है कि इससे होने वाली कुल मौतों में से 23% भारत में होती हैं। आखिर भारत में सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मामलों की वजह क्या है, कितना घातक है ये और बचाव क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सर्वाइकल कैंसर को लेकर हेल्थ जर्नल लैंसेट की ताजा ग्लोबल रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट भारत के लिहाज से बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर के कुल मामलों में 58% मामले एशिया से आते हैं। लेकिन चिंता यहीं खत्म नहीं होती। सर्वाइकल कैंसर के कुल मामलों में 21% के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारत की है। दरअसल इससे दुनिया भर में होने वाली कुल मौत में से 23% के साथ सर्वाधिक मौत भारत में होती है। इसके बाद 17% के साथ चीन का नंबर है। पहले समझते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और कैसे होता है। इसे गर्भाशय ग्रीव कैंसर भी कहते हैं। ये ऐसा संक्रमण है जो गर्भाशय को प्रभावित करता है। इसका समय रहते इलाज संभव है, लेकिन संक्रमण फैलने के बाद ये जानलेवा साबित होता है। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV की वजह से होता है। जिन महिलाओं का ह्यूमन सिस्टम कमजोर होता है उनमें सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा ज्यादा है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर से प्रति 1 लाख महिलाओं में 4 महिलाएं जूझ रही है। भारत में प्रति 1 लाख महिलाओं में ये आंकड़ा 18 का है। साल 2020 में देश में सर्वाइकल कैंसर के 1,24,000 के करीब मामले सामने आए थे, जिसमें 77,000 से अधिक महिलाओं की मौत हो गई थी। ऐसे में इस बीमारी की गंभीरता समझी जा सकती है। सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर होने पर वजाइनल इन्फेक्शन और डिस्चार्ज, यूरिन इन्फेक्शन, वजन कम होना, पैरों में सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लक्षण दिखने पर पैप स्मीयर, सर्वाइकल बायोप्सी, पेट में अल्ट्रासाउंड की जांच करनी चाहिए। वैसे भी 33 साल की उम्र के बाद महिलाओं को हर 3 साल में एक बार पैप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए, ताकि गर्भाशय में अगर कोई भी संक्रमण फैल रहा है तो उसे समय रहते रोका जा सके। अब तक इसके बचाव के टीके के लिए विदेशी वैक्सीन पर निर्भर थे, लेकिन भारत में विदेशी टीका इजाद हो चुका है। सरकार ने साफ किया है कि 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए ये टीका अगले साल अप्रैल-मई में उपलब्ध होगा। इसकी कीमत 400 रुपए के आसपास हो सकती है, जो मौजूदा विदेशी वैक्सीन से करीब 10 गुना कम होगी। ऐसे में समय आ गया है कि सरकार को टीकाकरण कार्यक्रम में सर्वाइकल कैंसर के टीके को भी शामिल कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आइए अब आपको शेयर बाजार का हाल बताएं। आज बाजार में जोरदार गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 878 अंक गिरकर 61,799 पर बंद हुआ। निफ्टी 245 अंक फिसलकर 18,414 के लेवल पर बंद हुआ। बाजार की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन बाद में बाजार फिसलते नजर आए। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें 0.5% बढ़ाई, जिसके चलते वहां के बाजार फिसले। सुबह डाउ फ्यूचर्स में करीब 300 अंकों की गिरावट थी। साथ ही एशिया, यूरोप के बाजार भी कमजोर ही नजर आए और खराब ग्लोबल संकेतों के चलते आज बाजार बुरी तरह गिरे। भारतीय बाजारों में हमने गिरावट आज देखी। आज निफ्टी के 50 शेयरों में से 43 जो शेयर है वो गिरकर ही बंद हुए हैं। बाजार का और एक्शन समझते हैं हमारे सहयोगी नुपुर से। बिल्कुल, एक्सपायरी का आज दिन था और काफ़ी ज़्यादा बिकवाली नज़र आई मार्केट में। आखिरी के 1 घंटे की बात करें तो हालांकि जो ग्लोबल संकेत थे वो कमज़ोर थे, लेकिन वो इतने भी कमज़ोर नहीं थे जिस हिसाब से आज हमारे मार्केट्स में रिएक्शन दिखा। सुबह से लेकर दोपहर तक एक दायरे का ट्रेड था बाजार में, लेकिन आखिरी 1 घंटे में हमने एक शार्प डिक्लाइन दिखा। एक्सपायरी के दिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो करीबन 270 पॉइंट की गिरावट आपको नज़र आएगी। वहाँ पर 1.25% की गिरावट आपको वहाँ दिखेगी। सेंसेक्स की बात करें तो 950 अंक के करीब ये इंडेक्स भी आज नीचे था और बैंक निफ्टी में भी करीबन 650 पॉइंट की गिरावट आपको नजर आएगी। मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, हर जगह आज सिर्फ बिकवाली ही नजर आई। लूजर्स के लिए ऑब्वियसली आज सबसे ज्यादा होने वाले, जिस हिसाब से आज बिकवाली थी बाजार में, सबसे ऊपर देखे तो टेक महिंद्रा, जहाँ पे करीबन 4% का फॉल आपको नजर आएगा। टाइटन जो करीबन 3.25% गिरकर बंद होता दिखा। इन्फोसिस, JSW स्टील में भी आज 2% की गिरावट नजर आई। लेकिन आज सपोर्ट कहाँ से था तो FMCG की तरफ से थोड़ा सपोर्ट आते दिखा। ब्रिटानिया आज करीबन 1.5% ऊपर था। हीरो मोटो में भी 1% की खरीदारी थी आज। और SBI लाइफ देखे तो आज हरे निशान में ट्रेड करता हुआ नजर आया था। स्टॉक्स इन फोकस की लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग है। सफायर फूड्स पे आज एक डील हुई थी, करीबन 10.7% इक्विटी का सौदा किया था। करीबन 68 लाख शेयर्स के सौदे आज सुबह यहाँ हुए तो इस स्टॉक में 3 से 4% की बढ़त नजर आई थी। नायका आज 1% नीचे था क्योंकि यहाँ पर करीबन 1.3% इक्विटी के कई ज़्यादा सौदे आज सुबह से होते नजर आए थे। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में इंटरेस्टिंगली काफ़ी बड़ा मोमेंटम था और बजट के पहले जिस हिसाब से इन स्टॉक्स में खबरें आती है और मूवमेंट रहता है तो हमने देखा कि मद्रास फर्टिलाइजर करीबन 20% की तेजी के साथ आज भाग रहा था। फैक्ट में 20% की तेजी थी। NFL और GSFC में भी आज आपको खरीदारी नजर आई। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की बात कर लेते तो वो भी आज पीछे नहीं था। बिकवाली की जब बात आती है तो लूजर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है IRCTC। OFS के बाद यहाँ पर 6% का कट नजर आया। GE शिपिंग जो 5% गिरकर बंद हुआ। मेडप्लस हेल्थ में भी देखे तो 5% की गिरावट थी। और बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्टिंगली जिस हिसाब से PSU बैंक में हमने रैली देखी, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। 5% से गिरकर आज ये स्टॉक बंद हुआ। लेकिन गेनर्स की लिस्ट भी आज पर भी एक बार नजर डाले तो महिंद्रा CIE जो करीबन 10% आज ऊपर था। और जिस हिसाब से PSU बैंक की रैली कंटिन्यू है पिछले 6 महीने में बात करें या पिछले 1 हफ्ते की बात करें या पिछले 1 महीने की भी बात करें, आज भी यहाँ काफ़ी बढ़िया मोमेंटम था। IOB, यूको बैंक और GIC भी आज मोमेंटम में रहे। यहाँ पर आपको आज खरीदारी नजर आई। लेकिन ऑल इन ऑल आज मार्केट, आज एक्सपायरी का दिन था और आखिरी 1 घंटे में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली रही जब मार्केट्स की बात आती है तब। ओके, तो ये हमने जाना नुपुर से आज के बाजार का हाल। कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी के लिए ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन से बात करते हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। बाजारों में आज के दबाव देखा गया हमारे, वहीं अमेरिकी बाजार भी भारी गिरावट के साथ खुले हैं। क्या एक्सपेक्ट करें कल के बाजार के लिए और क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? बाजार में तो ब्रॉडर मार्केट्स तो नेगेटिव ही लग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर्टिकुलरली लार्ज कैप्स और इंडाइसेस। और अगर मैं देखूं जिस तरीके से आज भी काफी PSU स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी था। मिड कैप, स्मॉल कैप फिर भी चल रहे थे। तो मेरी राय यही रहेगी कि मिड कैप, स्मॉल कैप में मोमेंटम बना रहेगा और वहां पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। जहां पे भी मार्केट करेक्ट होते तो ये भी अछूते नहीं रहेंगे, ये भी गिरेंगे, बट दैट कैन बी अ गुड टाइम, अपॉर्चुन टाइम टू एंटर द मार्केट। और मुझे ऐसा लगता है कि IT स्टॉक्स पे प्रेशर बना हुआ है। बैंक निफ्टी फिर भी बहुत रेजिलियंट है, आज भी अच्छा बंद हुआ है। सो देखना है किस तरीके से कल वो होता है। बाकी अभी जो अगर SGX निफ्टी को देखें तो वो भी करीब 70-80 पॉइंट डाउन है। सो ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट्स है, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है। कल फेड का स्टेटमेंट्स को लेकर मार्केट नर्वस है थोड़ा। सो थोड़ा सा कॉशियस रहें।
बट यस, नीचे आने पे 18,000, 150, 200 एक रेंज होगा जहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वापस से एंटर करने की। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ध्यान दें, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, पर्टिकुलरली कैश मार्केट स्टॉक्स। धन्यवाद करेंगे संदीप जी बाजार पर राय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश। इन दिनों दुनिया के कई देशों में मौसम का डबल अटैक लोगों की मुसीबत का सबब बना हुआ है। अमेरिका से लेकर पुर्तगाल तक मौसम के बदलते रुख से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। अमेरिका में आफत बनी भारी बर्फबारी। सफेद सितम के आगे बेबस अमेरिका। अमेरिका की ऐसी भयावह तस्वीरें शायद ही आपने कभी देखी होंगी, जहां भारी बर्फबारी लोगों के लिए आफत बनकर आई है। बर्फीले तूफान ने कहर बरपा रखा है। कई राज्यों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। अमेरिका के नेब्रास्का शहर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां भीषण बर्फबारी से हर ओर सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही है। पूरा शहर मानो बर्फिस्तान में तब्दील हो गया है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी चादर जम गई है। बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में पूरा इलाका बर्फ से ढका नजर आ रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही है। वहीं लुइसियाना शहर में बर्फीले तूफान से भारी नुकसान हुआ है। इस तूफान से सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। सैकड़ों की संख्या में पेड़ टूटकर जमीन पर आ गए। इन तस्वीरों को देखिए, जहां एक कार सवार तूफान के बीच में ही फंस गया, जिसके बाद भारी तूफान में उसने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी। अमेरिका में जहां जोरदार बर्फबारी हो रही है, वहीं पुर्तगाल में अटलांटिक तूफान के बाद काफी नुकसान हुआ है। राजधानी लिस्बन में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों में कई फीट पानी जमा हो गया है। जगह जगह लोग सैलाब में फंसे नजर आए। भारी बारिश से यहाँ लोग बेहाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 डिग्री में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।